डीसी मशीनों का भाग चल रहा था। तो डीसी मशीन के बारे में हमने देखा कि डीसी मशीन क्या होती है, डीसी मशीन कितने प्रकार की होती है, और डीसी मशीन में कौन कौन से पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी हमने सोल्व कर लिया है। ठीक है, अब बताओ डीसी मशीन कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। पहला डीसी जनरेटर और दूसरा डीसी मोटर। ठीक है, तो डीसी मशीन हमारी चल रही थी डीसी मशीन। ठीक है, डीसी मशीन कितने प्रकार की होती है? डीसी मशीन दो प्रकार की होती है। पहला डीसी जनरेटर और दूसरा डीसी मोटर। ठीक है, पहला कौन सा? डीसी जनरेटर और दूसरा कौन सा? डीसी मोटर। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? डीसी जनरेटर पढ़ेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डालो डीसी डिस्ट धारा जनित। ठीक है, यानी डीसी जनरेटर। ठीक है, डालो भाई, हेडिंग डालो डीसी जनरेटर। अब देखो, टॉपिक पढ़ने से पहले मैं एक जनरली आपको सवाल पूछता हूं। ठीक है, मेरे पास में दो जनरेटर है। कितने? दो। एक जनरेटर मेरे पास में एसी जनरेटर और दूसरा है डीसी जनरेटर। ठीक है, एक है मेरे पास में एसी जनरेटर और दूसरा है मेरे पास में डीसी जनरेटर। तो बताइए ये जो दोनों जनरेटर है ये उत्पन्न क्या करेंगे? उत्पन्न क्या करेंगे बताइए भाई, बताइए। अरे उत्पन्न का मतलब यह है कि ये एसी उत्पन्न करेंगे या फिर डीसी उत्पन्न करेंगे। हाँ, यानी एक है एसी जनरेटर और दूसरा है डीसी जनरेटर। तो बताओ ये दोनों जनरेटर उत्पन्न क्या करेंगे, एसी या डीसी? डीसी, एसी। देखो, जब भी ऐसा कोई सवाल आए तो आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है कि चाहे जनरेटर जो है वो एसी हो चाहे डीसी हो, उत्पन्न सदैव क्या करेगा? एसी ही करेगा। क्या करेगा? उत्पन्न सदैव ही एसी करेगा, डीसी नहीं करेगा। ठीक है, अब कई स्टूडेंट क्या करते हैं कि यहां पे है डीसी जनरेटर, तो डीसी जनरेटर है तो वो क्या कहते हैं कि सर ये जो डीसी जनरेटर है ये उत्पन्न क्या करता है? ये उत्पन्न क्या करता है? डीसी करता है, डीसी नहीं करता है। ठीक है, उत्पन्न सदैव क्या करता है? एसी ही करता है। फिर इसमें लगा हुआ है कम्यूटेटर, तो कम्यूटेटर का कार्य क्या है? एसी को डीसी में बदलना। हाँ, ठीक है, तो उत्पन्न सदैव क्या करेंगे? ये एसी ही उत्पन्न करेंगे। ठीक है, चलो जी, टॉपिक है हमारा डीसी जनरेटर। तो बताइए डीसी जनरेटर का कार्य क्या होता है? डीसी जनरेटर का कार्य क्या होता है? तो डीसी जनरेटर का जो कार्य होता है वो होता है यांत्रिक ऊर्जा को यानी मैकेनिकल एनर्जी को डीसी विद्युत ऊर्जा में
बदलना। अब बदलना बोलो, चाहे परिवर्तित करना बोलो, चाहे कन्वर्ट करना बोलो, सबका मतलब एक ही है। ठीक है, तो डीसी जनरेटर जो है इसका कार्य क्या हुआ, यांत्रिक ऊर्जा को डीसी विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना इसका कार्य हो गया। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा का मतलब क्या हो गया, मैकेनिकल एनर्जी, और विद्युत ऊर्जा का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, कौन करता है, डीसी जनरेटर करता है। ठीक है, उसके बाद में है ये जो डीसी जनरेटर है ये किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, तो सिद्धांत से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, सिद्धांत से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप क्या कहेंगे, पहला तो आपको बोलना है कि यह फेराडे के नियम पर आधारित है। ठीक है, फेराडे का कौन सा नियम, तो आपको बताना है फेराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण के फेराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर डीसी जनरेटर कार्य करता है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है कौन, डीसी जनरेटर। वापस देखो, डीसी जनरेटर है, डीसी जनरेटर का कार्य क्या है, यांत्रिक ऊर्जा को यानी मैकेनिकल एनर्जी को डीसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में यानी डीसी विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। दूसरा, डीसी जनरेटर जो है किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो सबसे पहले अगर आपको क्वेश्चन पूछे तो यहां से आपको बताना है कि फेराडे के नियम पर आधारित होता है। फेराडे का कौन सा नियम, कि फेराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। ठीक है, यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण का मतलब यह हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है कौन, डीसी जनरेटर। ठीक है, तो इसको कीजिए नोट, फिर करते हैं इसका अगला भाग। चलूं, ठीक है। तो डीसी जनरेटर जो है वो फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का मतलब यह होता है कि यदि किसी स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में यदि चालक को घुमाया जाता है
तो चालक में ईएमएफ यानी विद्युत वाहक बल क्या होता है, उत्पन्न होता है। विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ उत्पन्न होता है। अब ये जो ईएमएफ उत्पन्न होता है, तो उत्पन्न जो ईएमएफ होता है, ये जो उत्पन्न ईएमएफ होता है ये गतिक प्रकार का होता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो उत्पन्न ईएमएफ होता है ये गतिक प्रकार का होता है, तो आपको बताना है कि जो उत्पन्न ईएमएफ होता है ये गतिक प्रकार का होता है। ठीक है, तो उत्पन्न ईएमएफ गतिक प्रकार का होता है। दूसरा, ये जो उत्पन्न ईएमएफ होता है ये प्रत्यावर्ती प्रकार का होता है। ठीक है, किस प्रकार का होता है, प्रत्यावर्ती प्रकार का। प्रत्यावर्ती प्रकार का मतलब क्या होता है कि यह एसी प्रकार का होता है। अब देखो, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम क्या होता है या इसका सिद्धांत क्या होता है। डीसी जनित्र जो है किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, फैराडे के सिद्धांत पर कार्य करता है। फैराडे का कौन सा सिद्धांत, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत। फैराडे का जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत कौन सा होता है, तो इसका मतलब यह है कि किसी स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है, किसी स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में यदि चालक को घुमाया जाता है तो चालक में क्या होता है, ईएमएफ उत्पन्न होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो उत्पन्न ईएमएफ होता है, ठीक है, ये गतिक प्रकार का होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से। दूसरा, ये जो उत्पन्न ईएमएफ होता है ये किस प्रकृति का होता है, ये किस प्रकार का होता है, तो किस प्रकार का होता है, प्रत्यावर्ती प्रकार का होता है। प्रत्यावर्ती प्रकार का मतलब होता है अल्टरनेटिंग प्रकार का होता है, यानी एसी प्रकार का होता है। ठीक है, उसके बाद में ये जो उत्पन्न ईएमएफ होता है, ये जो उत्पन्न ईएमएफ होता है ये है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के द्वारा ज्ञात किया जाता है। ठीक है, उत्पन्न ईएमएफ जो होता है वो किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के द्वारा ज्ञात किया जाता है। ठीक है, फ्लेमिंग जो है इसने दो नियम दिए थे। पहला नियम दिया था दायां हाथ का नियम और दूसरा बायां हाथ का नियम। अब एक चीज का ध्यान रखना कि फ्लेमिंग का जो दायां हाथ का नियम होता है ये किसके लिए लागू होता है, डीसी जनरेटर के लिए। हाँ, और अगर बायां हाथ के लिए पूछे कि बायां हाथ का नियम किसके लिए लागू होता है, तो डीसी मोटर के लिए। हाँ, तो दायां डीसी जनरेटर के लिए और बायां डीसी मोटर के लिए। ठीक है, इसको इतने से को करो नोट, फिर मैं बताता हूं अभी आगे कि फ्लेमिंग का दायां हाथ का नियम क्या होता है और बायां हाथ का नियम क्या होता है। करो भाई नोट। एक लाइन और लिख लेना इसमें, ये जो होता है ना ये फैराडे का प्रथम नियम होता है भाई, है ना, फैराडे का प्रथम नियम होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि डीसी जनरेटर जो है किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, फैराडे का कौन सा नियम, यानी फैराडे के कौन सी नियम पर, तो फैराडे का प्रथम नियम। ठीक है, कौन सा बताना आपको, फैराडे का प्रथम नियम। तो फैराडे का प्रथम नियम क्या है, किसी स्थिर चुंबकीय क्षेत्र में यदि चालक को घुमाया जाता है या चालक को घुमाया जाए तो चालक में क्या होता है, ईएमएफ उत्पन्न होता है। ये जो ईएमएफ उत्पन्न होता है गतिक प्रकार का होता है। दूसरा,
प्रत्यावर्ती प्रकार का होता है, यानी एसी प्रकार का होता है। फिर ये जो उत्पन्न ईएमएफ होता है ये फ्लेमिंग, ठीक है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के द्वारा ज्ञात किया जाता है। करो भाई नोट, फिर बताता हूं अभी आगे कि फ्लेमिंग का दायां हाथ का नियम क्या होता है और बायां हाथ का नियम क्या होता है, और क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है वो भी अभी मैं आपको बताऊंगा। चलूं चलूं ठीक। फ्लेमिंग के नियम क्या है, अगली हेडिंग फ्लेमिंग के नियम। फ्लेमिंग जो है इसने कितने नियम दिए थे, दो नियम दिए थे। एक तो दिया था इसने दायां हाथ का नियम, दायां हाथ का नियम, यानी राइट हैंड रूल, ठीक है, राइट हैंड रूल यानी दायां हाथ का नियम। और दूसरा बायां हाथ बायां हाथ का नियम, ठीक है। एक मिनट भाई, अब दाएं हाथ के लिए अगर आपको पूछे कि दायां हाथ का जो नियम है ये किसके लिए लागू होता है, लागू के लिए अगर पूछे तो डीसी जनित्र के लिए लागू होता है। बायां हाथ के लिए पूछे तो बायां हाथ का जो है ये किसके लिए लागू होता है, डीसी मोटर के लिए। उसके बाद में दाएं हाथ का जो नियम होता है इसमें एक होता है अंगूठा, अंगूठा, दूसरा होता है तर्जनी, हाँ तर्जनी, तो एक और होती है इसमें मध्यमा, ठीक है, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा। अंगूठा जो है किसकी गति को दर्शाता है, चालक की गति को। तर्जनी जो है किसकी गति को दर्शाता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ठीक है। तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और जो मध्यमा है, और जो मध्यमा है ये ईएमएफ की दिशा, यानी विद्युत वाहक बल की दिशा, ठीक है। दायां हाथ का जो नियम होता है वो किसके लिए लागू होता है, डीसी जनित्र के लिए। इसमें एक होता है अंगूठा, अंगूठा जो है किसको दर्शाता है, चालक की गति को। एक होती है तर्जनी, तर्जनी किसको, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। और एक होती है मध्यमा, तो मध्यमा ईएमएफ की यानी विद्युत वाहक बल की दिशा को दर्शाती है, ठीक है। इसमें लिखो अंगूठा, फिर हो जाएगी तर्जनी, फिर है मध्यमा,
ठीक है। अंगूठा जो है किसको दर्शाएगा? चालक की गति को। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र, क्षेत्र की दिशा को। ठीक है। और जो ये मध्यमा है ये विद्युत धारा की दिशा। ठीक है, करो नोट। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, पहले तो यहां से पूछा जाता है लागू किसके लिए? डीसी जनरेटर के लिए। अंगूठा जो है किसको दर्शाता है? चालक की गति को। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। मध्यमा ईएमएफ यानी विद्युत वाहक बल की दिशा को। इधर लागू किसके लिए होता है? डीसी मोटर के लिए। अंगूठा किसको दर्शाता है? चालक की गति को। तर्जनी यानी पहली अंगुली किसको दर्शाती है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। और जो मध्यमा है यानी जो दूसरी उंगली होती है वो विद्युत धारा की दिशा को दर्शाती है। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। करो नोट। करो भाई नोट करो। ट्यूशन करवाऊंगा वैसे मैं आपको, टेंशन नहीं है। हाँ भाई हो गया। ठीक है, अब देखो जो दायां हाथ का नियम है वो किसे ज्ञात करने के लिए काम में लिया जाता है? तो यहां पे लिखो दाएं हाथ का नियम। दाएं हाथ का नियम, तो इसमें लिखो किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान चालक में उत्पन्न ईएमएफ की दिशा ज्ञात करते हैं। ज्ञात करते हैं। दूसरा है बायां हाथ का नियम। बायां हाथ का नियम वैसे हम जब डीसी मोटर पढ़ेंगे वहां पे थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन दोनों में डिफरेंट क्या है वो हल्का सा मैं आपको यहां पे बताता हूं। बायां हाथ का नियम, बायां हाथ का जो नियम है ये किस लिए ज्ञात किया जाता है? ठीक है, यानी किसे ज्ञात करने के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है, तो इसमें लिखो चालक की गति ज्ञात करने के लिए। ठीक है, देखो दायां हाथ का जो नियम है वो किसे ज्ञात करने के लिए किया जाता है? ईएमएफ। ठीक है, और जो बायां हाथ का जो नियम है वो चालक की गति को ज्ञात करने के लिए। बिल्कुल। और जो बायां हाथ का नियम होता है वो चालक की गति ज्ञात करने के लिए। बिल्कुल। ठीक है, अब एक और चीज लिखो इसमें कि जो
एक है अंगूठा, दूसरा है तर्जनी, और तीसरा है मध्यमा। ठीक है, इन तीनों का जो एंगल होता है, जो परस्पर रखा जाता है, वो कितना रखते हैं भाई? 90 डिग्री के एंगल पर रखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी यहां से पूछा जाता है, करो नोट। कर लिया नोट? ठीक है, अब लिखो डीसी जनित्र के मुख्य भाग। ठीक है, डीसी जनरेटर के मुख्य भाग। तो डीसी जनरेटर के कौन कौन से मुख्य भाग होते हैं? तो पहला लिखो स्टेटर। स्टेटर का जो भाग होता है वो क्या कहलाता है? बॉडी, या फिर योक, या फ्रेम। दूसरा फील्ड पोल, तीसरा आर्मेचर, फिर हो जाएगा कम्यूटेटर, और एक और हो जाएगा इसमें ब्रश। ठीक है, करो नोट। तो डीसी जनरेटर के कौन कौन से मुख्य भाग होते हैं? तो पहला कौन सा होता है? पहला होता है स्टेटर। ठीक है, दूसरा फील्ड पोल, तीसरा आर्मेचर, और फिर हो जाएगा कम्यूटेटर, और फिर ब्रश। ठीक है, करो नोट। वैसे मैंने आपको ये सारी चीजें डीसी मशीन के जब हम भाग पढ़े थे, वहां पे सारी चीजें मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, सब बताया था मैंने आपको कि स्टेटर क्या होता है, फील्ड पोल क्या होते हैं, आर्मेचर क्या होता है, कम्यूटेटर क्या होता है, और ब्रश क्या होता है। ठीक है, डीसी मशीन के जब भाग पढ़े थे, जब सारी चीजें मैंने आपको बताया था। अब आप नहीं पढ़े तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, और अगर वो चीजें, ये चीजें अगर आपने नहीं पढ़ी है तो फिर आगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें जितने भी चीजें हैं एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो उन क्लासों को पहले आप अगर नहीं पढ़े तो फिर दिक्कत आएगी। यहां पे वैसे इन चीजों को पढ़ेंगे हम, लेकिन उतना विस्तार से नहीं पढ़ेंगे जितना वहां पे पढ़ चुके हैं, क्योंकि ये सारी चीजें मैंने वहां पे आपको ऑलरेडी ही बता रखी है। ठीक है, देखो सबसे पहले स्टेटर। स्टेटर का भाग बॉडी, या फिर क्या कह सकते हैं योक, या फिर क्या कह सकते हैं फ्रेम। इसमें कोई दिक्कत है? ठीक है, देखो स्टेटर क्या है, बॉडी क्या है। तो स्टेटर क्या है, बॉडी क्या है? तो यह है
मशीन का बाह्य भाग, ठीक है, मशीन का बाह्य भाग। और मशीन का बाह्य भाग कौन सा? ये स्थिर भाग होता है, वो स्थिर। ठीक है। उसके बाद में ये जो बॉडी होती है, स्टेटर है, यह मशीन के सभी भागों को सुरक्षित रखने के साथ साथ चुंबकीय बल रेखाओं चुंबकीय बल रेखाओं को पथ प्रदान करता है। ठीक है। ये जो बॉडी होती है, मशीन के सभी भागों को सुरक्षित रखने के साथ साथ क्या करती है? चुंबकीय बल रेखाओं को पथ प्रदान करती है। कौन? आपकी बॉडी। अब ये जो बॉडी होती है, तो मैंने आपको बताया था जब मशीन पढ़ाया था कि जो बॉडी होती है, अगर छोटी मशीन की है तो वो किसकी बनी होती है? कास्ट आयरन की, यानी डलवा लोहा की। ठीक है। और बड़ी मशीन अगर होती है, बड़ी मशीन अगर होती है तो वो किसकी बनी होती है? कास्ट स्टील। ठीक है। छोटी मशीन की अगर बॉडी होती है, वो किसकी बनी होती है? कास्ट आयरन की, यानी डलवा लोहा की। और बड़ी मशीन की अगर बॉडी होती है, वो किसकी बनी होती है? कास्ट स्टील की। ठीक है। करो इसको नोट, फिर करते हैं नेक्स्ट। ऐसे लिख लो, डलवा लोहा, इसका हो जाएगा डलवा इस्पात। करो नोट। चलो आगे। उसके बाद में दूसरा कौन सा था? फीड पोल। कौन सा? फीड पोल। फीड पोल जो है, इस फीड पोल की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? तो न्यूनतम संख्या कितनी होती है? 2। शेर सिंह को, न्यूनतम पोल की संख्या कितनी होती है? 2। अधिकतम पोल की संख्या कितनी होती है? 8। अच्छा, ठीक ठीक। अधिकतम पोल की संख्या कितनी होती है? 8। और सबसे ज्यादा
सबसे अधिक उपयोग चार का करते हैं। ठीक है, ये जो फीड पोल होता है, लेमिनेटेड कास्ट स्टील या एनिल्ड स्टील से बनाया जाता है। ठीक है, करो इसको नोट। फीड पोल जो है लेमिनेटेड कास्ट स्टील या एनिल्ड स्टील से बनाया जाता है। ठीक है, फीड पोल की जो न्यूनतम संख्या कितनी होती है, 2 होती है, और अधिकतम संख्या कितनी होती है, 8 होती है। सबसे ज्यादा यूज 4 का करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना भाई। अरे ये सब चीजें मैंने आपको पढ़ा लिखी है, अब आप पढ़ते तो हो नहीं, सब चीजें पढ़ा रखी है मैंने आपको। करो भाई, नोट करो, फटाफट करो। डीसी जनरेटर के कौन कौन से मुख्य भाग थे? पहला स्टेटर यानी बॉडी, फिर फील्ड पोल, है ना। अब पढ़ेंगे आर्मेचर। ठीक है, अगला है आर्मेचर। आर्मेचर क्या होता है? घूमने वाला भाग। आर्मेचर क्या होता है? घूमने वाला भाग। आकार कैसा होता है? आकार कैसा होता है? बेलनाकार। ठीक है, आर्मेचर जो होता है सिलिकॉन स्टील को क्या करते हैं भाई? लेमिनेटेड। सिलिकॉन की, स्टील की जो पत्तियां होती है उनको क्या करते हैं? लेमिनेटेड करते हैं। सिलिकॉन की, स्टील की पत्तियों को लेमिनेटेड, ठीक है, सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को रिविट करके करके जोड़कर बनाया जाता है। ठीक है, यानी जो आर्मेचर होता है सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को क्या करते हैं? लेमिनेटेड करते हैं। तो सिलिकॉन स्टील की पत्तियों को रिविट करके यानी एक साथ जोड़कर बनाया जाता है। ठीक है, अब यहां पे ये जो सिलिकॉन स्टील की जो पत्तियां होती है, इन पत्तियों का उपयोग करने से क्या होता है? हिस्टेरेसिस, एक लॉस होता है, हिस्टेरिसिस लॉस, यानी इसका मतलब क्या है? शैथिल्य
सेथिल्य हानि। ठीक है। दूसरा है लेमिनेटेड। तो पत्तियों को लेमिनेटेड क्यों करते हैं? तो एक हानि होती है भंवर धारा हानि। भंवर धारा हानि को कम करने के लिए पत्तियों को क्या करते हैं भाई? लेमिनेटेड करते हैं। ठीक है। और सिलिकॉन स्टील का प्रयोग क्यों करते हैं? हिस्टेरिसिस हानि को, यानी जो हिस्टेरिसिस लॉस होता है उसको कम करने के लिए। ठीक है। करो नोट। और लिख लो वैसे मैंने लिखा दिया था आपको। ये जो आर्मेचर होता है, इस आर्मेचर में स्लोट कटे होते हैं। स्लोट यानी खांचे कटे होते हैं। ठीक है। और ये जो खांचे होते हैं, जो स्लोट होते हैं, इनमें क्या करते हैं? वाइंडिंग करते हैं। क्या करते हैं भाई? वाइंडिंग करते हैं। और वाइंडिंग जो है कौन से वायर की करते हैं? कॉपर की करते हैं। हाँ, कॉपर की करते हैं भाई। करो भाई, नोट करो फटाफट। कर लिया भाई नोट? चलूं? जल्दी करो यार, जल्दी करो। थोड़े हाथ को ना जल्दी चलाया करो। आर्मेचर का कार्य क्या होता है? बताइए। आर्मेचर का कार्य होता है चुंबकीय फ्लक्स का चुंबकीय फ्लक्स का छेदन करके उसमें स्थापित वाइंडिंग में ईएमएफ उत्पन्न करना। ये कार्य किसका होता है? आर्मेचर का। ठीक है। देखो, मशीन में मैंने आपको बताया था कि मशीन का जो भाग होता है, जो बाहरी भाग होता है, वो क्या कहलाता है? योक कहलाता है। ठीक है। यानी जो स्टेटर का भाग होता है वो क्या कहलाता है? योक कहलाता है। योक के ऊपर क्या लगे होते हैं? पोल। उस पोल के ऊपर क्या करते हैं? वाइंडिंग। उस वाइंडिंग का कार्य क्या होता है? तो चुंबकीय फ्लक्स को स्थापित करना। वहां पे जो चुंबकीय फ्लक्स जो स्थापित होता है उसको कौन काटता है? आर्मेचर। जिस कारण से आर्मेचर एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। ठीक है। इसका मतलब वही है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो आर्मेचर होता है, इस आर्मेचर का प्रतिरोध कितना होता है? आप बताना। 1 ओम। ठीक है। या 1 ओम से
या 1 ओम से कम। ठीक है, 1 ओम या 1 ओम से कम। अगर पूछे आपको किसका, आर्मेचर का प्रतिरोध अगर पूछे तो आपको क्या बताना है, 1 ओम या 1 ओम से कम आपको बताना है। ठीक है, हाँ कर लो नोट। वैसे मैंने आपको बता दिया था पहले मशीन में कि आर्मेचर क्या होता है, सब बताया मैंने आपको, अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो है। करो नोट करो। आर्मेचर, आर्मेचर तो लिख लो। आर्मेचर शाफ्ट पर स्थापित होता है। ये लो। और कोई क्वेश्चन? करो नोट। ठीक है, आर्मेचर वाइंडिंग, आर्मेचर जो वाइंडिंग है कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। एक कौन सी होती है, पहली लैप वाइंडिंग, बताया मैंने आपको। और दूसरी बताओ, तरंग वाइंडिंग, है ना, यानी वेव या तरंग वाइंडिंग। लैप वाइंडिंग किसे कहते हैं, इसमें जो समांतर पथों की संख्या होती है वो पोलों की संख्या के बराबर होती है, और इसमें जो समांतर पथों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 2 होती है। ये मैंने आपको बता दिया पहले। ठीक है, लिख लो। समांतर पथों की संख्या पोलों की पोलों की संख्या के बराबर होती है। ए का मतलब होता है समांतर पथों की संख्या, और पी का मतलब होता है पोलों की संख्या। इसमें लिखो समांतर पथों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। ये लो, करो नोट। इसको मैं थोड़ा छोटा करके 2 लाइन और लिखवा देता हूं, दिख रहा है क्या? पहली लाइन लिखो इसमें, अगर आर्मेचर को स्लिप रिंग से जोड़ दिया जाए तो
वो यह है अल्टरनेटिंग, तो यह अल्टरनेटिंग करंट देगा, तो यह अल्टरनेटिंग करंट देगा। अगर, एक लाइन और लिख लो, अगर आर्मेचर को स्प्लिट रिंग, स्प्लिट रिंग यानी कम्यूटेटर से जोड़ दिया जाए तो डीसी करंट देगा। है ना? अगर आर्मेचर को स्लिप रिंग से जोड़ दिया जाए तो अल्टरनेटिंग करंट देगा यानी एसी देगा। और अगर आर्मेचर को स्प्लिट रिंग यानी कम्यूटेटर से जोड़ दिया जाए तो डीसी करंट देगा। करो नोट। चलो अगला कौन सा है भाई? दिक् परिवर्तक, है ना? क्या होता है दिक् परिवर्तक? कम्यूटेटर है। कम्यूटेटर कार्य क्या होता है इसका? तो कार्य क्या होता है इसका? एसी को डीसी में बदलना, डीसी को एसी में बदलना। अगर कम्यूटेटर दिक् परिवर्तक अगर एसी को डीसी में बदलता है तो ये किस में बदलेगा? डीसी जनित्र में। और अगर कम्यूटेटर डीसी को एसी में बदलेगा तो किस में बदलेगा? डीसी मोटर में। ठीक है। अन्य नाम क्या होता है इसका? खंडित वलय। खंडित वलय यानी स्प्लिट रिंग, है ना? लिख लो भाई, स्प्लिट रिंग। कम्यूटेटर जो है आर्मेचर शाफ्ट पर, आर्मेचर शाफ्ट पर स्थापित होता है, स्थापित होता है। एक और बच गया ना, ब्रश। ब्रश किसके होते हैं? कार्बन के। ठीक है। इसका कार्य क्या होता है? क्या होता है कार्य इसका?
इसके द्वारा करंट बाह्य परिपथ को भेजा जाता है। करो भाई नोट करो फटाफट, करो भाई नोट करो। देखो एक बार मैं वापस आपको रिपीट कर देता हूं शुरू से। देखो डीसी जंतर है, डीसी जनित्र का कार्य क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करना। ठीक है, उसके बाद में डीसी जनरेटर के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं? तो डीसी जनरेटर के जो मुख्य भाग होते हैं, पहला होता है स्टेटर। स्टेटर का भाग क्या कहलाता है? बॉडी यानी फ्रेम यानी योक। ठीक है, योग जो होता है उस योग के ऊपर क्या लगे होते हैं? पोल लगे होते हैं। उसके बाद में उन पोलों को किसके द्वारा कसा जाता है? सेंक स्क्रू के द्वारा। उसके बाद में ये जो पोल होते हैं इसके ऊपर क्या करते हैं? वाइंडिंग करते हैं। वाइंडिंग कौन सी करते हैं? फीड की वाइंडिंग करते हैं। कौन सी वायरिंग करते हैं? कॉपर की करते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो फीड वाइंडिंग होती है इसका कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य होता है चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न करना। फीड वाइंडिंग का कार्य क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स को उत्पन्न करना। ये जो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है इससे चुंबकीय फ्लक्स को कौन काटता है? आर्मेचर काटता है। जैसे ही चुंबकीय फ्लक्स को आर्मेचर काटेगा तो आर्मेचर जो है एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न करेगा। हाँ ठीक है, उसके बाद में ये जो आर्मेचर है विद्युत वाहक बल उत्पन्न करेगा। किस प्रकार का करेगा? प्रत्यावर्ती प्रकार का। प्रत्यावर्ती प्रकार का मतलब हो गया एसी प्रकार का। उसे एसी को डीसी में कौन बदलेगा? कम्यूटेटर। कम्यूटेटर बदलेगा। उसके बाद में कम्यूटेटर से धारा कौन लेगा? ब्रश लेगा और बाह्य परिपथ को धारा यानी करंट क्या करेगा? प्रदान करेगा। ठीक है, यहां तक चलो भाई कर लिया। ठीक है, अब लिखो विद्युत वाहक बल का समीकरण। विद्युत वाहक बल का समीकरण यानी ईएमएफ इक्वेशन। ईएमएफ इक्वेशन। तो सबसे पहले इसका लिखो भाई सूत्र। तो इसका सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र हो जाएगा E बराबर फाई जेड एन बटा 60 गुणा P बटा ए। ठीक है, ये हो गई इसका ईएमएफ का इक्वेशन। अब देखते हैं ई का मतलब क्या है। तो ई का मतलब है उत्पन्न ईएमएफ। उत्पन्न ईएमएफ किसमें होता है? वोल्ट में। उसके बाद में है फाई। फाई का मतलब क्या है? चुंबकीय फ्लक्स प्रति पोल। किसमें? वेबर में। उसके बाद है जेड।
ये हो जाएगा आर्मेचर चालकों की संख्या, आर्मेचर चालकों की संख्या। उसके बाद में है एन, आर्मेचर की घूर्णन गति। तो इसको लिखो घूर्णन गति में, किसमें होगी भाई, आरपीएम में। ठीक है। उसके बाद में है पी, उसके बाद में क्या है भाई, पी पोलों की संख्या। उसके बाद में है ए समांतर पथों की संख्या। ठीक है। अब देखो, अगर लेप वाइंडिंग है, ध्यान रखना, लेप वाइंडिंग है तो समांतर पथों की संख्या क्या होती है, ए बराबर पी, पोलों की संख्या के बराबर होती है। और अगर वेव वाइंडिंग है, ठीक है, तो समांतर पथों की संख्या क्या होती है, 2 होती है। ये विशेष ध्यान रखना, क्योंकि यहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जब वहां से हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जब ये चीजें काम में अपने आएगी। ठीक है। तो आज की जो क्लास है वो करते हैं यहीं पे समाप्त, और कल की क्लास में जो है हम यहां से कितने प्रकार से न्यूमेरिकल क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं वो क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। ठीक है। तो इसको कर लो नोट, बाकी आज की जो क्लास है उसको करते हैं यहीं पे समाप्त। हाँ, कल करेंगे भाई, कल क्वेश्चन करवाऊंगा आपको मैं, और क्वेश्चन भी वही करवाऊंगा जो पहले पूछे गए हैं। हाँ, जो पहले पूछे गए हैं ना वो क्वेश्चन करवाऊंगा यहाँ पे। हाँ, इसी सूत्र से लेके है ना। तो जितना मैंने आपको पढ़ाया है उसको पढ़ के आना, और जितने क्लासें मैंने आपको पहले पढ़ा दिया उन सारी क्लासों को भाई, जितने मैंने आपको जितना नोट्स लिखवाया है उसको कंप्लीट करके और फिर आप यहाँ पे आया करो, क्योंकि पढ़ के आओगे, जितना पढ़ा दिया उसको पढ़ोगे, जब ही आगे की चीजें समझ में आएगी, बाकी कुछ भी समझ में नहीं आएगी। ठीक है। बाकी आज का इतना ही, बाकी करते हैं नेक्स्ट अगली क्लास में।